जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं की अगर मैं चर्चा करूं तो नोटिफिकेशन यहां पर आउट हो चुका है। सुबह हमने आपको बोला भी था कि देखिए नोटिफिकेशन जो है आप लोग का आज आ सकता है और वही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये कुछ सवालों के जवाब लगातार जो छात्र पूछ रहे थे कि सर सीटीईटी या एसटीईटी को मौका मिलेगा या नहीं, मौका देना चाहिए या नहीं। उसके अलावा डोमिसाइल रूल के ऊपर क्या चर्चा होगी, एनआईओएस डीएलएड की क्या बात होगी यहाँ पर कि उनको आवेदन करने का मौका मिलेगा नहीं, अटेम्प्ट्स कितने होंगे, 3 ही होंगे या उसको बढ़ाया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इन सब के ऊपर जो है इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा। और जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब अपनी तैयारी को और जोर दीजिए, यानी कि पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपको बता दें कि जो भी छात्र बुक्स के रिकमेंडेशन को पूछ रहे थे उनके लिए मैं आपको बता दूं कि किरण पब्लिकेशन लेकर आया है यहाँ पे आपकी परीक्षाओं से संबंधित कुछ गाइड बुक। अगर आप क्लास 1 to 5 की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य विषय को लेकर सामान्य गाइड यहाँ पर तैयार करके दिया गया है, जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी एससीईआरटी के एग्जाम के पैटर्न पर तैयार करके आपको दिया गया है। इसके साथ साथ आपके प्रैक्टिस सेट भी कुछ मिलेंगे जो कि 150 प्रश्नों के क्वेश्चन आर होंगे आपके। उसी तरह 6 to 8 का भी गणित का ये गाइड बुक है। आप गाइड बुक से पढ़िए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। जहां पे मध्य विद्यालयों में 6 to 8 के लिए कैसे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए यहाँ से और प्रैक्टिस सेट लगाइए। साथ ही चैप्टर वाइज टेस्ट लगाइए जो कि एमसीक्यूज यहाँ से हमको दिए गए हैं। विज्ञान में आपको बता दें कि जो भी छात्र हैं विज्ञान विषय से क्लास 9 to 10 के लिए, उनके लिए भी गाइड बुक आ चुका है और सामाजिक विज्ञान के लिए भी 9 to 10 और 6 to 8 का यहाँ पे गाइड बुक आ चुका है। तो जो भी छात्र यहाँ पे इन सभी पुस्तकों को लेना चाहते हैं उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए वहां से और इस वीडियो के माध्यम से वो बुक को आज ही घर बैठे ऑर्डर कर लीजिए, या तो आप नजदीकी रिटेल शॉप पे भी जाके ये बुक ले सकते हैं। चलिए तो अब मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा है कि टीआरई यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट का तीसरा जो नोटिफिकेशन आउट हो गया है, इसमें जो आपके मुख्य सवाल थे सीटेट एसटेट के अपियरिंग को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, एनआईओएस डीएलएड को लेकर, अटेम्प्ट्स को लेकर, ये हम बताएंगे। बाकी डिटेल वीडियो फिर कल आपको लेकर आएंगे सारी जानकारी के साथ। देखिए तो दोस्तों ये है इसका नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे जारी किया गया है। आपके सवालों के यहाँ पर आपको जवाब दिखेंगे। अब आइए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के ऊपर। और ये देखिए शिक्षा विभाग का 1 से लेकर क्लास 12 तक की वैकेंसी आने वाली है। 2 विभाग इसके लिए जानकारी दी है, शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग। ये जो है 2 तरह की वैकेंसी यहाँ पे फिर से आपकी रहेगी। और आपको बता दे कि यहाँ पे फीस का भी सिनेरियो अलग अलग रहेगा, मतलब दोनों का फॉर्म भरने का, जैसा कि मुझे पता चला है। आगे फॉर्म भरने का जो अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा 10 तारीख से, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी वैकेंसी 1 से लेकर कक्षा 12 तक की होगी, लेकिन यहाँ पे कक्षा 1 से 5 जो कि प्राइमरी लेवल का होगा। 6 to 12 में यहाँ पे जो है मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय को लेकर यहाँ पे बनाया गया है। 11-12 यानी कि उच्च माध्यमिक के लिए वैकेंसी भी रहेगी, विषयवार रहेगा, कोटिवार रहेगा, यानी कि कैटेगरी वाइज रहेगा। देखिए जो भी वैकेंसीज आएगी ये दोनों विभाग ही इसको कंडक्ट कराएगा और इसका जो एग्जाम है बीपीएससी टीआरई 3rd में लिया जाएगा। कितने पदों की वैकेंसी आएगी और कितना यहाँ पर पोस्ट रहेगा, कितने सब्जेक्ट का कितना पोस्ट रहेगा, ये आने वाले समय दिनों में मैं आपको बताता रहूंगा। लगातार उसके ऊपर अपडेट बना रहेगा आपका, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और देखिए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में किया जाएगा। जैसा कि आपको बता दें कि विषय भी अलग अलग हैं और छात्र भी ज्यादा होंगे, तो अलग अलग दिन यानी कि ये वैकेंसी जो सब्जेक्ट वाइज जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट आपका पहला सवाल यहाँ पे था कि सर जो अपियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, खासकर सीटेट या एसटेट या फिर जो भी बीएड है या ग्रेजुएशन है या फिर आपके जो है मास्टर्स डिग्री पीजी वाले छात्र हैं जो अपियरिंग में हैं, उनको क्या मौके मिलेंगे इस बार? तो बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता दूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इस विज्ञापन हेतु शैक्षणिक यानी कि आपका जो भी ग्रेजुएशन हो गया, 12th हो गया या फिर पीजी हो गया और प्रशैक्षणिक जैसे डीएलएड हो गया, बीएड हो गया और शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट हो गया, एचटीईटी हो गया या बीटेट हो गया, है ना, इनमें से अपियरिंग में है आप तो आपको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, पहला चीज। लेकिन अब सवाल यह उठेगा कि सर मैंने जो शाम को आपको वीडियो दिया था उस वीडियो में बोला था कि सीटेट वाले अब अप्लाई कर सकेंगे, उनको मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट 25 फरवरी से पहले आ जाएगा। फॉर्म आपको अभी नहीं भरना है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
वहां पे सीटेट वाले छात्र जो भी जिनका रिजल्ट नहीं है वो अभी फॉर्म नहीं भरेंगे, 10 तारीख जब भरा जाएगा तो रिजल्ट आने के बाद ही आपको फॉर्म भरना है। ठीक, इसकी भाई जानकारी मैं आगे दूंगा इसके लिए, है ना। अब देखिए आगे चलते, एक तो सवाल का जवाब आपको मिल गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे जो है डोमिसाइल के बारे में, मतलब जो भी छात्र पूछ रहे थे, तो शिक्षा विभाग ने उसको भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि देखिए भारत का आपका नागरिक होना चाहिए, यानी कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है और जहां भी जिस भी राज्य से आप आते हैं, अगर आप इन कैटेगरी को फुलफिल करते हैं, है ना, इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आपकी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता पात्रता परीक्षा है, तो आप इधर आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली चीज। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु एनसीटीई के गाइडलाइन के समय समय पर जो भी निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं धारित करता हो या विशेष विद्यालय अध्यापक, देखिए ये एक ऐसा कोर्स है, ये एक ऐसा विभाग है जो कि आपको ऐसा कोर्स कराता है जो कि पीएच कैटेगरी के छात्रों को आप पढ़ाते हैं। वैसे शिक्षक बनते हैं उनको हम लोग विशेष शिक्षक बोलते हैं। इसका भी अभी हाल ही में एसटीईटी का फॉर्म भरवाया गया, लेकिन देखिए उसका भी एग्जाम नहीं हुआ है। एग्जाम लेकर अगर उसका रिजल्ट दे दिया जाता है 25 फरवरी तक, तो शायद आप भी और ये एसटीईटी वाले आप भी, अब यहाँ पर शिक्षा विभाग से बस एक ही मांग करिए, ये जो है आप लोग एग्जाम जो है कंडक्ट कराइए, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट ही नहीं करवाएंगे तो हम लोग कैसे एलिजिबल होंगे। तो ये मांग अब शिक्षा विभाग से होनी चाहिए। बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि ये जो है आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स हैं। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता में उत्तीर्णता भी होना चाहिए। जैसे कि आपका अगर आप 1 to 5 के लिए आवेदन करते हैं तो सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए दोनों विभागों के लिए, ठीक है, शिक्षा और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के लिए भी। अगर आप 6 to 8 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। ये पात्रता परीक्षाओं की बात हो रही है, ये पात्रता परीक्षा की बात हो रही है। माध्यमिक विद्यालयों की बात करें तो कक्षा 9 से 10 में और 6 से 10 में, क्योंकि दोनों अलग अलग वैकेंसी होता है ना, माध्यमिक विद्यालय यहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है। 6 से 10 को ही माध्यमिक विद्यालय बोला जाता है एससी एसटी कल्याण विभाग और ईबीसी बीसी कल्याण विभाग में। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपका 9 to 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, तो एसटीईटी पेपर 1 जो कि बिहार सरकार करवाती है, बीएससी भी करवाती है, ये क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अगर आप 6 to 8 में आप अप्लाई कर रहे हैं, 6 to 10 में अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास भी यहाँ पर एसटीईटी पेपर क्लियर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा शिक्षा विभाग के अनुरूप जो भी यहाँ पे कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जो कि 6 to 8 में भी है, यहाँ पर 6 to 10 में है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ शिक्षा विभाग में 11-12 में है, ठीक है। तो इसके लिए एसटीईटी पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान में आ गया, अगर आप कल्याण विभाग अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो भी आप एसटीईटी पेपर 1 से कर सकते हैं। अगर आप 6 to 10 या कल्याण विभाग में कर रहे हैं आवेदन तो एसटीईटी पेपर 2 से आवेदन कर सकते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए। तो ये आपका क्लियर हो गया आई थिंक, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। परंतु 2012 में ध्यान रखिएगा, जो भी शिक्षक हैं, कार्यरत शिक्षक जिसको हम लोग नियोजित शिक्षक कह रहे हैं, दक्षता परीक्षा अगर आप लोगों ने दिया है तो आप लोगों को यहाँ पे इसके लिए एसटीईटी देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं इसमें नहीं इसमें। आप दक्षता परीक्षा लगा के आप जो सर्टिफिकेट उसका लगा के एग्जाम दे सकते हैं। शिक्षा विभाग के ज्ञापन संख्याओं को अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट, है ना, अभ्यर्थी जो बीटेट 2017 है उनके लिए प्रावधान लागू रहेगा। समय सामान्य कोटि अभ्यर्थी के लिए 60% मतलब आपका रहना चाहिए। मतलब छात्र जो सवाल पूछ रहे थे कि सर सीटेट में हम जनरल कैटेगरी में है, सीटेट में कितना अंक आना चाहिए, तो 150 नंबर का एग्जाम होता है, 60% यानी कि आपका जो है 90 नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा जनरल में। और जो अदर स्टेट से भी छात्र आते हैं उनके लिए भी नंबर मार्क्स होना चाहिए। अब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि महिला के लिए 55% है, तो जो भी यहाँ पे है ये ध्यान रखिएगा, उनका 55% है, कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना मार्क्स आना चाहिए। और जो है यहाँ पे पीएच कैटेगरी में उनको 50% अंक होना चाहिए सीटेट में या बीटेट में अगर है तो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पे नियुक्ति जो है एनसीटीई की गाइडलाइन के समय समय पर जो बदलाव होंगे उसको माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बात यहाँ पे लिख दी गई है। ओके, अब आइए शैक्षणिक योग्यताओं की, ये तो पात्रता परीक्षा हो गया। अब शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात होती है, तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी है, क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा, थोड़ा सा देर से बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे नीचे आते हैं दोस्तों, ये सारा जो है आपका दिया गया है इसके एलिजिबिलिटी को लेकर। अब देखिए यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक संख्या इतना के आलोक में एनआईयूएस द्वारा डीएलएड जो किए हैं छात्र 18 महीने का डीएलएड किए हैं तो ये उपाधि मान्य अब नहीं होगी।
यानी कि 1 to 5 में अगर आप आवेदन कर रहे हैं, डीएलएड किया है 18 महीने वाला, तो यहाँ पे आप आवेदन नहीं कर सकते। तो ये आपके सवाल थे, इसका जवाब है ये। और विद्यालय अध्यापक में जो भी छात्र 6 to 8 में आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए योग्यता क्या है यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको इसमें भी आऊंगा, सारा चीज क्लियर कर दूंगा ये एक एक करके, है ना। एलिजिबिलिटी के लिए आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी यहाँ पे बताऊंगा। 6 to 8 में भी चूंकि क्या है, डीएलएड वाले छात्र आवेदन करते थे, तो यहाँ भी 18 महीने वाला एनआईएस डीएलएड को बाहर किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे। और ये देखिएगा सब कुछ शैक्षणिक योग्यताएं हैं आपकी, क्या क्या आपका होना चाहिए और क्या क्या योग्यता होना चाहिए, क्या क्या हुआ है आप लोग का अभी तक, उसके लिए। संगीत के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके लिए बोला गया है। और ललित कला के लिए, नृत्य के लिए। अब देखिए यहाँ पे ना कोई एज क्राइटेरिया की बात नहीं की गई है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर एज में छूट मिलना चाहिए था इनको, है ना। संगीत विषय को लेकर कक्षा 9 से 10 और 6 से 10 में जो है अध्यापक की शैक्षणिक योग्यता का जो है 50% होना चाहिए आपका, ये बस बोला गया है। एज के बारे में नहीं, एज पे भी आऊंगा मैं, अभी एज पे चलते हैं, एज वाले सेक्शन पे। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, देखिए। और ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया 9 to 10 का और 6 to 10 का। सामाजिक विज्ञान का क्या कॉम्बिनेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा अलग वीडियो में एक। ठीक है, ये आपका 11-12 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। शिक्षा विभाग के द्वारा जो है आपका वैकेंसी निकलता है 6 to 10 में, कंप्यूटर विषय का जो है निकलता है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये भी मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, इसकी जानकारी भी अलग से दूंगा मैं, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ समझा देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ लोग देख नहीं पाते हैं चीजों। संगीत विषय के लिए यहाँ पे जो है क्या क्या योग्यताएं हैं वो बताई गई है, और 11-12 के लिए, और ये बाकी सारे विषयों के लिए यहाँ पे क्या क्या अपडेट है वो दिया गया है। ओके, एज क्राइटेरिया पे आते हैं। सभी पदों पर नियुक्ति के लिए यहाँ पर न्यूनतम कटअप जो है 1 अगस्त 2023 ही रखा गया है इस बार भी। और यहाँ पे देखिएगा तो शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा विद्यालय अध्यापक के 1 से 5 और शिक्षा विभाग के मध्य 6 से 8 के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 23 को रखा गया है। यानी न्यूनतम आयु आपका 18 साल होना चाहिए, अगर आप 1 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं तो 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। शिक्षा विभाग के माध्यमिक यानी कि 9 से 10 में या 11 से 12 के लिए अध्यापक जो भी बनेंगे यहाँ पे, अनुसूचित जाति जाति कल्याण विभाग के लिए 6 to 10 और कक्षा 11 से 12 तक विद्यालय अध्यापकों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। मतलब 9 से लेकर 10 तक के लिए जो भी छात्र हैं उनका 21 साल न्यूनतम होना चाहिए। बाकी सभी विषयों में 37 साल तक एज होना चाहिए। और बाकी अन्य कैटेगरीज के लिए यहाँ पे छूट दिया गया है, 40 साल तक है और 42 साल तक है महिलाओं के लिए, ध्यान रखिएगा। और जो भी कैटेगरी में आती है महिलाएं उनको यहाँ पे मिलेगा। और जो सेवानिवृत्त है उनको 60 साल तक यहाँ पे बोला गया है, मतलब जो रिटायर्ड पर्सन है वो अगर आवेदन कर रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पे जो है आरक्षण को लेकर जो जितने लोग को है उनको छूट मिलेगी इसमें, है ना। कितने कितने साल का छूट मिलेगा जो भी आरक्षण वाइज है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्यापक के पद के लिए पंचायती राज व्यवस्था में जो लोग कार्यरत है उनको भी एज में छूट मिला है यहाँ पे, मतलब जो लोग कार्यरत है उनके लिए। और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 10 साल का छूट किसको मिला है, तो ये देखिएगा ये अधिकतम आयु की सीमा का दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों को छूट मिला है 10 साल का। फिर यहाँ पे देखिएगा तो 3 साल का छूट मिला है उनको जो कि पहले से कार्यरत मतलब एक सर्विसमैन में थे उनके लिए है। चयन की प्रक्रिया, चूंकि देखिए यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, लिखित परीक्षा होगा इस तरीके से। अब जो छात्र यहाँ पे 1 to 5 के लिए एग्जाम देंगे, 2 भाग में इनका परीक्षा होगा, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में भाषा का परीक्षा होगा, अंग्रेजी हिंदी और उर्दू में से कोई एक पेपर होगा, मतलब अंग्रेजी तो रहेगा ही, हिंदी उर्दू और बांग्ला में से कोई एक पेपर होगा। और इस भाग में अर्हतांक जो है 30% होगा, 30% लेकर आना है और यहाँ पे आपको पास हो जाना है। उसी तरह सामान्य अध्ययन की होगा परीक्षा फिर उसके बाद। और ये जो है आपका इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी एससीईआरटी के संबंधित होगा। तो मैंने आपको बुक रेकमेंड किया है, उसको ध्यान देना है। ये तो हो गया आपका इसका परीक्षा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 6 to 8 का जो बहाली होगा, इसमें क्या है 3 भाग में परीक्षा होगा, है ना, जो कि भाषा का पेपर होगा, फिर जीएस का पेपर होगा, फिर आपके विषय का पेपर होगा। ये 30, 40 और 80 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा नोट दिया गया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे उनके लिए अभ्यर्थी जो है सेक्शन 1 और इतिहास विषय का चयन करते हैं, और सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र में से किसी एक विषय को चयन करेंगे। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ गया, यानी कि आपको जब सब्जेक्ट चूज करना होगा 6 to 8 के लिए आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे तो सेक्शन 1 में इतिहास को चयन करना ही करना है, और सेक्शन 2 में इनमें से जो कॉम्बिनेशन है आपका भूगोल या अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र का, तो ही आपको यहाँ पे जो है चयन करना है। सेक्शन 1 में भूगोल अगर आप चूज कर लिए,
है ना। तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र को चूज करेंगे, इतिहास यहाँ नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इतिहास चूज करते हैं तो 3 ऑप्शन मिलेगा सेक्शन 2 के लिए। अगर आपने सेक्शन 1 में भूगोल चूज कर लिया तो आपको यहाँ पे 3 नहीं 2 ही सेक्शन मिलेंगे, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में ही आप आवेदन करेंगे। ठीक, अब ये जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, और यहाँ पे एससीईआरटी एनसीईआरटी के बुक्स ही आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9 to 10 का भी कुछ सीन ऐसा ही है, और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में 6 से 10 का भी कुछ सीन ऐसा ही है। यही पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा, 30 नंबर भाषा से, 40 नंबर जीएस से, 80 नंबर आपके एग्जाम के सब्जेक्ट से। अब यहाँ भी देखिएगा एक नोट दिया गया, ठीक है। अब 9 से 10 के लिए जो भी छात्र इधर आवेदन करेंगे, जैसे उनका जो सब्जेक्ट है उसको चूज कीजिएगा। 6 से 10 में आपको बोला गया है संगीत कला में आप आते हैं, 6 से 10 में है तो अपना सब्जेक्ट चूज कीजिएगा कंप्यूटर को छोड़कर, है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संगीत कला विषय के लिए संगीत और ललित कला को सम्मिलित कर लेके परीक्षा लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के लिए 9 से 10 में है, तो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के लिए 6 से 10 के लिए सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थियों का सेक्शन 1 में इतिहास चूज करेंगे, यहाँ भी वही सीन है, ठीक है। और सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। अगर सेक्शन 1 में भूगोल चूज कर लेते हैं आप यहाँ पे, तो सेक्शन 2 में यही 2 सब्जेक्ट आपको सिर्फ चूज करना है, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र, ठीक है। ये जानकारी यहाँ से, यहाँ पे एनसीईआरटी या एससीईआरटी के पाठ्यक्रम के आधार पे आपका सिलेबस रहेगा। 11-12 का भी सीन पैटर्न यही है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहेंगे, 30, 40 और 80, यानी कि 30 भाषा से, 40 जीएस से और 80 आपके सब्जेक्ट से। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर ज्यादा दिक्कत है नहीं। भाषा को लेकर यहाँ बोला गया है कि आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला विषय का व्यवहारिक ज्ञान रखेंगे, उससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और बाकी जीएस से क्वेश्चन होंगे और बाकी आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ भी आपका जो है इसी पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एनसीईआरटी एससीईआरटी का बुक पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रखा गया है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, सभी आप लोगों का क्वेश्चन है। और भाषा एक जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, पास नहीं हुए तो इस बार जो है आपको फेल कर दिया जाएगा, पिछली बार की तरह नहीं कि पास कर दिया जाएगा। मेधा सूची बनेगा आपका भाग 2 और भाग 3 के आधार पे, यानी कि जीएस और आपका सब्जेक्ट के आधार पे बनेगा, ठीक है। औपबंधिक मेधा सूची तैयार किया जाएगा, फिर लिखित परीक्षा का आधार पे आपका चयन किया जाएगा, और फिर सिलेक्शन होगा आपका, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका काउंसलिंग कराया जाएगा, ये सारी जानकारियां होंगी यहाँ पे, ठीक है। उम्र तथा उम्र में समानता होने पर आप लोग का जो है वर्णमाला के आधार पर जो है आपको पहले सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो पहले तो आपका जो सिलेक्शन होगा ना, ये क्वालिफाइंग कट ऑफ भाषा जो है विषय के प्राप्तांक के अनुरोध पर मेधा क्रम में निर्धारित होगा। भाषा जो है विषय में प्राप्तांक समान होने पर तब उम्र देखा जाएगा, और उसके बाद अगर उम्र भी समान रहा तब आपका नाम देखा जाएगा। ये 3 क्राइटेरिया में टाई ब्रेकर को तोड़ा जाएगा। औपबंधिक जो है आपका रिजल्ट दिया जाएगा पहले, उसके बाद परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। औपबंधिक परीक्षा फल प्रकाशन के बाद पूरक परीक्षा फल रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, ये नोट में लिख दिया गया है। इसके लिए इंटरव्यू नहीं होता है, यहाँ पे ये भी इंटरव्यू नहीं होगा। प्रायोरिटी किसको मिलेगा ये जानकारी यहाँ पे दी गई, मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, अब अगला जो निर्देश है यहाँ पे देखिएगा, आरक्षण को लेकर दिया गया है यहाँ पे, और नीचे आइएगा, ये आरक्षण से प्रावधानित है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ और आरक्षण का लाभ बिहार के छात्रों को ही मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिएगा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, है ना, कि क्या क्या आपका जो है डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई है यहाँ पे इस बार, मतलब फॉर्म भरने को लेकर। प्रमाण पत्रों की जांच होगी, उसके बाद आपका फीस जो है 750 रुपया लगेगा अदर स्टेट के लिए और सामान्य कैटेगरी के छात्रों के लिए। SC/ST से आते हैं तो 200 हैं, अगर आप महिला से हैं किसी भी कैटेगरी में तो 200 ही है आपका, दिव्यांग है तो ही 200 है, अन्य राज्य से हैं, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा तो बायोमेट्रिक तब से 200 रुपये एक्स्ट्रा फीस लग जाएगा जब आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं देते हैं तो उस केस में आपसे 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान रखिएगा 25 तक फॉर्म भरा जाएगा। और यहाँ पे नीचे आइएगा तो अटेम्प्ट्स के बारे में भी बोला गया है, मैं आपको थोड़ा सा दिखला दूं, यहाँ पे 3 ही अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा तो 5वें पॉइंट पे दिया गया है कि कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य के विद्यालय अध्यापक के लिए जो है नियमावली 2023 के आलोक में अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकता है। अब 3 बार का कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप 6 to 8 का एग्जाम दिए हैं, या 1 to 5 का एग्जाम दिए हैं, या फिर 11-12 का एग्जाम दिए हैं,
तो ये उस क्लास के संदर्भ में, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 1 to 5 में एक बार एग्जाम दे दिया टीआरई 1 में, फिर इस बार एक क्लास 1 to 5 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, ये दूसरा अटेम्प्ट होगा आपका। अगर आप तीसरी बार दे रहे हैं तो ये तीसरा अटेम्प्ट होगा 1 to 5 के संदर्भ में। लेकिन वहीं पे अगर आप मान लीजिए कि 6 to 8 के लिए अप्लाई नहीं किया था पिछली बार और इस बार कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो वो 6 to 8 के लिए वो पहला आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। तो ये इस तरीके से होगा। मान लीजिए कि आप 11-12 के लिए पिछली बार अप्लाई नहीं किए थे और इस बार कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो ये पहला अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। तो ये आपके अटेम्प्ट्स की गणना इस तरीके से होगी, जैसा कि मेरा मानना है। और आयोग भी यहाँ पे जो है ये 3 बार से ज्यादा ये आपको मौके नहीं देगी उस क्लास के लिए जिस क्लास के लिए आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। आयोग के द्वारा की गई अनुशंसा अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो जाती है। तो ये आप लोगों का जो जांच होगा उसमें आपको पता भी चलेगा कि कौन कितनी बार एग्जाम दे चुका है, किस क्लास के लिए कितनी बार एग्जाम दे चुका है। तो ये हो गया अटेम्प्ट्स के बारे में। तो दोस्तों लगभग जो भी यहाँ पे आपके सवाल थे उन सवाल के ऊपर हमने यहाँ पे जो है चर्चाएं की हैं और जो भी आपके क्वेश्चन सिनारियो हैं वो आपको हमने यहाँ पर बताया। बाकी एग्जाम पैटर्न को भी समझाया है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी बताई है लगभग। लेकिन जो भी आपके सिलेबस है और इसका किस सब्जेक्ट के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और बाकी एलिजिबिलिटी को लेकर मैं अलग एक और वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।